Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about global poverty scenario, causes of poverty and anti-poverty measures. In our yesterday's lecture, we have discussed a lot about interstate disparities of poverty estimates, or poverty line, what is poverty line, and poverty as seen by social scientists. Okay, we have also discussed the day before yesterday two typical cases of poverty, introduction of poverty means what is poverty. So let's start global poverty scenario. What is global poverty scenario? Okay, the proportion of the people in the developing country living in the extreme economic poverty defined by the World Bank as living on the less than $1.25 per day has fallen from 43% in the 1990 to 22% in the 2008. देखो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर अभी हमने पिछले हमारे पार्ट में देखा था कि जैसे इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने का एक लेवल है और एक रेशो है, वैसे इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने का एक रेशो है. ओके, देखिए जो व्यक्ति $1.25 से कम कमाता है एक दिन के अंदर तो उसको गरीब माना जाता है. इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल है. जो व्यक्ति 1.25 रुपीस से कम कमाता है तो उसको माना जाता है पुअर. अब जो डॉलर की कीमत है उसको आप रुपए में निकाल सकते हैं. भाई आज से डॉलर कितने रुपए का है, 70 रुपीज टू 75 रुपीज. ओके, तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रुपीस के अंदर उसकी कीमत कितनी आएगी. ओके, तो देखिए ये पॉवर्टी अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो पॉवर्टी घटी है. 1990 के अंदर पॉवर्टी 43% थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात करें तो ये 2008 में घट के 22% हो गई है. ओके, although there has been a substantial reduction in the poverty, global poverty, तो इस तरीके से ग्लोबल पॉवर्टी के अंदर रिडक्शन देखने को मिला है. मतलब यहाँ पर ना सिर्फ इंडिया की बात चल रही है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात चल रही है. तो दुनिया में हमें जो पॉवर्टी है उसमें रिडक्शन देखने को मिला है. इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस. अब यहाँ पर भी रीजनल डिफरेंसेस है, मतलब दुनिया के सब देशों में एक जैसे पॉवर्टी डिक्रीज नहीं हुई है बल्कि कहीं ना कहीं रीजनल डिफरेंसेस है. जैसे कि poverty decline substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in the human resource development. देखिए यदि हम बात करें चाइना की या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की तो यहाँ पर पॉवर्टी बहुत तेजी से घटी है पिछले 10-20 सालों के अंदर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है. इस वजह से यहाँ पर पॉवर्टी घटी है. ओके, नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 टू 14% इन 2008. देखिए अब आप कितना फर्क आया. चाइना में 85% पुअर थे कब? 1981 में. अब 2008 में केवल और केवल 14% लोग वहां पर पुअर है. ओके, तो 6% इन 2011 और 2011 में घट के और ये 6% ही रह गए. मतलब टोटल चाइना में 2011 की अगर हम बात करें तो केवल 6% लोग पुअर है, गरीबी की रेखा के नीचे हैं. बाकी 94% जो लोग हैं वो रिच है. ओके, मींस उससे ऊपर है. इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, अगर मैं साउथ एशियन कंट्री की बात करूं जैसे इंडिया है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज नॉट एज रैपिड. इस तरीके से डिक्लाइन रेट नहीं है पॉवर्टी का. जिस तरीके से चाइना में पॉवर्टी रेट डिक्लाइन हुआ है, इन देशों के अंदर इतना पॉवर्टी रेट डिक्लाइन नहीं हुआ है. इंडिया के बारे में तो हम देख चुके हैं अभी हमारे प्रीवियस पार्ट के अंदर कि किस तरीके से पॉवर्टी रेट डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना चाइना में हुआ है. आगे देखते हैं. Despite decline in the percentage of the poor, the number of the poor has declined marginally from 61% in 1981 to 36% in 2008. Because of the different poverty line definition, poverty in India is also shown higher than the national estimates. देखिए अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल एक अलग है पॉवर्टी लेवल को शो करने का, और हमारा जो इंडिया का जो लेवल है वो एक अलग है. तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इंडिया को अभी भी पुअर कंट्री माना जाता है, मतलब इंडिया का परसेंटेज ज्यादा है. ओके,
अगर इंटरनेशनल रेशो की बात करें या इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंडिया का पॉवर्टी लाइन का परसेंटेज अभी भी ज़्यादा है। ओके, अब देखिए हम बात कर लेते हैं सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इनफैक्ट रोज फ्रॉम 51% इन 1981 टू 47% इन 2008। अगर हम सहारन अफ्रीकन कंट्री की बात करें, सहारन मतलब जहाँ पर सहारा डेजर्ट लगता है, उस कंट्री की बात करें, मीन्स अफ्रीकन कंट्री की, तो देखिए यहाँ पर भी पॉवर्टी का लेवल कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। यहाँ पर 1981 के अंदर 51% पुअर लोग थे और 2008 की बात करें तो 47% पुअर लोग हैं अभी भी। मतलब रेशो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ, बहुत ही स्लो रेट पे रेशो डिक्लाइन हो रहा है पॉवर्टी का यहाँ पर। ओके, इन लैटिन अमेरिका द रेशो ऑफ द पॉवर्टी रिमेन द सेम। लैटिन अमेरिका में जो पॉवर्टी का रेशो है वो सेम है, ना तो बढ़ा है ना घटा है। इट इज डिक्लाइन फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। 1981 के अंदर जो 11% वहाँ पॉवर्टी का रेशो था, 2008 के अंदर 6.4 है। ओके, ये आप ग्राफ की मदद से देख सकते हैं। फिर ग्राफ नंबर 3.3 में आपको बताया गया है। ओके, यहाँ पर लैटिन अमेरिकन कंट्री के बारे में भी बताया गया है, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक कंट्री के बारे में बताया गया है और सब सहारन कंट्री का ग्राफ भी बताया गया है। तो ग्राफ नंबर 3.3 की मदद से आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, ग्राफ को आपको स्टडी करना है। Poverty has also reproduced in some of the former socialist countries like Russia। देखिए पॉवर्टी जो सोशलिस्ट कंट्री है जैसे कि रशिया, वहां पर भी पॉवर्टी रेट वगैरह डिक्लाइन हुआ है। ओके, टेबल 3.2 shows the proportion of people living under the poverty in the different countries as defined by the international poverty line। देखो पेज नंबर इसी पेज पे अगर आप ग्राफ नंबर 3.2 देखो तो वहां पर आपको ये बताया गया है, यहाँ पर जो डाउन में नीचे दिया हुआ है वहां पर आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर पॉवर्टी के नीचे जो लोग हैं वो उनका प्रिपोर्शन बताया गया है। तो इसको भी आपको अच्छे से स्टडी करना है, आपको क्लियर होगा। ओके, देखिए यदि हम बात करें द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यदि हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो जो व्यक्ति $1 से कम कमाता है एक दिन के अंदर उसको पुअर समझा जाएगा। मतलब एक दिन में यदि वो व्यक्ति $1 से कम कमा रहा है तो वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक का जो एक लेवल है पॉवर्टी लाइन को नापने का वो अलग है और आपकी यूनाइटेड नेशन का अलग है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। सेकंड हमारा पार्ट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। हमने देखा ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो हमने देख लिया, अब हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। भाई पॉवर्टी का कॉजेज क्या है? हर गवर्नमेंट चाहती है, मतलब हर देश की गवर्नमेंट चाहती है कि पॉवर्टी को खत्म किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस देश की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बाधक है पॉवर्टी, है ना। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ना होने की वजह से पॉवर्टी होती है। तो हर देश प्रयास करता है कि उस देश के अंदर पुअर जो व्यक्ति है उसकी संख्या कम हो। अब कारण कुछ होते हैं जिस वजह से पॉवर्टी बढ़ती है। क्या कारण है हम देखते हैं। देखें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। एक तो उसका हिस्टोरिकल कारण है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि हमारे यहाँ पर 1947 तक तो ब्रिटिशर्स का शासन रहा। तो ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन लोग हैं उनके डेवलपमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, केवल और केवल उनका जो उद्देश्य है या भारत को जो लूटने का उद्देश्य है वो पूरा करते थे। हम भारतीय लोगों की डेवलपमेंट पे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री उस जमाने में तबाह होती रही। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे जो ज़्यादातर लोग उससे जुड़े हुए थे वो पुअर होते चले गए और पुअर से पुअरेस्ट होते चले गए। तो सबसे पहला तो ये कारण रहा कि भारत की जो उस जमाने की कपड़ों की इंडस्ट्रीज थी, जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी, जब ये फाइन मटेरियल लेके आए ब्रिटिशर्स, जब जो कपड़ा लेके आए जो बिग इंडस्ट्रीज में बनता था, जो चीप रेट पे मिलता था, तो इस वजह ये भी एक कारण रहा कि इससे जो भारत की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह खत्म हो गई। ओके, अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो द लो रेट ऑफ द ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। दिस रिजल्ट इन द लेस जॉब अपॉर्चुनिटी। देखिए 1980 तक के जो हमारे देश की ग्रोथ थी, इंडिया की जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिकल ग्रोथ, वो भी बहुत कम थी। तो इसके कारण भी यहाँ पर जो जॉब्स है, जिस तरीके से लोगों को जॉब्स मिलना चाहिए वो जॉब्स नहीं मिल पा रही थी। तो इस वजह से भी यहाँ पर पॉवर्टी थी इंडिया के अंदर। दिस वाज accompanied by the high growth of population। अब देखिए उस समय एक चीज और हुई कि जो हमारे भारत के अंदर पॉपुलेशन बढ़ने की ग्रोथ थी वो बहुत ही ज्यादा थी।
एक लेवल में पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की जो कहीं ना कहीं इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, इस वजह से भी भारत के अंदर पॉवर्टी रही है 1980s तक के। द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट पर, तो इस तरीके से भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लेस होती चली गई है ना। 1980s की अगर हम बात करें तो 1950 से 1980 के बीच में जो हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो कोई खास नहीं हुई, और इसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ती रही तो हमारी पर कैपिटा इनकम और लो होती चली गई। ओके, with the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector, but the effect were limited to some part of the India. The industries both in the public and private sector did provide some jobs, but these were not enough to absorb all the job seekers. अब देखिए इसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ हमारे इंडिया में। ग्रीन रिवॉल्यूशन होने की वजह से बहुत सारे लोग इससे जुड़े, और जुड़ने के बाद में कहीं ना कहीं उनको जो मजदूरी वगैरह है वो मिली, और जिनके पास में लैंड थी तो जो जमीन जिनके पास में थी, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की मदद से उन्होंने अपनी क्रॉप को और अच्छे से, मतलब कम जमीन के अंदर क्रॉप को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गए। तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन अभी भी पूरे इंडिया में सबके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा था। यदि मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूँ तो 1980s के बाद में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ हुई। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों सेक्टर्स के अंदर ही कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी, बनने लगी, लेकिन फिर भी ये सभी को जॉब प्रोवाइड करने के मतलब सभी इससे जॉब नहीं ले सके थे। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने जॉब ले ली थी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग बचे हुए। Unable to find proper jobs in cities, many people started working at, अब देखिए जब लोगों को जॉब नहीं मिली, जिनको मिल गई उनको मिल गई, उन्होंने अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी करी, लेकिन जिनको नहीं मिली वो रिक्शा पुलर बन गए, है ना, रिक्शा चलाने लगे, या वेल्डर बन गए, या कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर वर्क करने लगे, डोमेस्टिक सर्वेंट वगैरह बन गए। तो इस तरीके से उनको इरेगुलर काम मिलने लगा और उनकी जो इनकम थी वो इरेगुलर हो गई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो उनको जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो ना रही, और उनके रेगुलर जो इनकम है वो भी इरेगुलर रही। तो वो स्लम एरियाज के अंदर रहने लगे, सिटीज से कहीं दूर दराज के इलाके में रहने लगे, मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं रहा, है ना। क्यों? क्योंकि ये फिनोमिना है, उन्हें ठीक से जॉब नहीं मिल पाई, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी घटता चला गया। आगे देखते हैं, अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट हैज बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। डिस्पाइट मेनी पॉलिसीज वी हैव नॉट been able to tackle the issues in the meaningful manner. Major policies initiatives like land reforms, which aim to distribute the assets in the rural area, have not been implemented in the properly effect by the most of the state government. एक कारण तो हमने देखा पॉवर्टी का, दूसरा कारण ये है हाई रेट ऑफ पॉवर्टी का कि ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटीज, किसी के पास में अगर इनकम हो रही है या पैसे आ रहे हैं तो उसके पास तो खूब आ रहा है, और जिनके पास में नहीं आ रहा है उनके पास बिल्कुल नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स वाली जो पॉलिसीज थी और अदर रिसोर्सेज, ये पॉलिसीज भी गवर्नमेंट इसको जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह है वो ठीक से लागू नहीं कर पाई, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं पुअर होते चलेगा। मतलब जिसके पास में लैंड है, जमीन है, वो उस जमीन के ऊपर वर्क कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको ठीक से फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाई, मतलब उनको अवगत नहीं करा पाई कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर यदि आप फैक्ट्री प्रोसेस्ड सीड का इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से आपके लिए लाभदायक है। हालांकि कुछ स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बता पाई, अवगत करा पाई, तो इस तरीके से डिफरेंस हो गया इनकम्स के अंदर। ओके, और दूसरी एक और चीज़ है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कहीं ना कहीं वो भी इफेक्टिव नहीं रही। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी कि जो लोगों को जो है जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करना है, तो बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो भी इफेक्टिव नहीं रही, तो इस सिचुएशन को जो गवर्नमेंट है वो टैकल नहीं कर पाई। रूरल एरिया के अंदर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, देखिए कहीं कहीं लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कहीं कहीं पर जमीन की कमी है या कुछ मिनरल रिसोर्सेज की कमी है। जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज निकल रहे हैं वहाँ तो लोगों को जल्दी से जॉब मिल रही है ना, जो फील्ड वगैरह में या कहीं ना कहीं माइंस के अंदर या फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में,
लेकिन जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज की कमी है या लैंड रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ पर अभी भी स्टिल जो गांव के लोग हैं वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर है। Many other social, cultural and economic factors are also responsible in order to fulfill social objections and social religious ceremonies. People of in India, including the very poor, spend a lot of money. Small farmers need money to buy agricultural implements like seeds. देखिए और भी बहुत सारे कारण हैं, कुछ सोशियो कारण है, कुछ इकोनॉमिक कारण है भारत के अंदर। जैसे बहुत सारी भारत के अंदर सेरेमनीज होती है, रिलीजियस सेरेमनी या इसके अलावा सोशल सेरेमनी। तो जो लोग कुछ कम इनकम कमाते हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं या देना पड़ता है। जैसे शादी वगैरह होती है तो व्यक्ति ने जो साल पूरा अपने ज़िंदगी भर कमाया उसको दहेज वगैरह बियर करना पड़ता है, वो देना पड़ता है। तो कुछ भारत के अंदर ये कारण रहे हैं। फिर भारत के अंदर जो स्मॉल फार्मर वगैरह हैं उनको सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें बाय करना होती, और कितनी बार फसल खराब होने के कारण वो ये बाय नहीं कर पाते हैं तो इन्हें उधार लेना पड़ती है। ओके, तो इस तरीके से भी वो अपनी जो सेविंग्स है उनकी सेविंग्स बर्बाद हो जाती है, उनको कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ता है। ओके, और लोन को वो चुकाने के अंदर फिर कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती। तो फिर ये कुछ कारण होता है जिससे जो पॉवर्टी वगैरह है भारत के अंदर बढ़ती है ना। अब हम बात करेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स की। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स उठाए हैं क्या कि पॉवर्टी को दूर किया जा सके, ओके या नहीं। ये चीज हमारी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पूरी हो गई। एंटी पॉवर्टी मेजर्स का केवल आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ेंगे, बाकी का कल डिस्कस करेंगे। देखिए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। भारत की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को डिक्लाइन करने में या पॉवर्टी को घटाने के अंदर हमारी जो भारत की सरकार है वो शुरू से ही कोशिश कर रही है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही हम ये कोशिश में लगे हैं कि इंडिया के अंदर से जो पूरी तरीके से पॉवर्टी इरेडिकेट हो जानी चाहिए। अब इसके लिए हमने दो काम किए हैं। पहला तो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्रमोट किया है, इकोनॉमिकल ग्रोथ का प्रमोशन किया है, और दूसरा ये है एंटी पॉवर्टी मेजर्स को अडॉप्ट किया है। ओके, देखिए इकोनॉमिकल ग्रोथ जब बढ़ेगी, लोगों के पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी तो पॉवर्टी वैसे ही खत्म हो जाएगी। ओके, और एंटी पॉवर्टी मेजर्स गवर्नमेंट कुछ रूरल एरिया के लोगों के लिए जब लेगी या अर्बन एरिया के लोगों के लिए तो भी पॉवर्टी वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम वहां पर टारगेट पुअर लोगों को करना है कि इन्हें हमें ऊपर उठाना है। ओके, देखते हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू द early 80s there were a little per capita income growth and not much reduction in the poverty. Official poverty estimate which were about 45% in the early 1950 remained the same even in the early 80s. देखिए, अगर हम बात करें 1950 से 1980 के दशक में, तो 1950 से 1980 के दशक के अंदर हमारी पॉवर्टी जो थी वो 45% थी। मतलब अगर हम बात करें जो 80 का दशक जब स्टार्ट हुआ था, जब भी हमारी पॉवर्टी रेट के अंदर कोई डिक्लाइन होना शुरू नहीं हुआ, मतलब ये 30 साल भारत के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही। यहाँ पर लोगों का पॉवर्टी रेट बहुत ही ज्यादा था, मींस 45% था। सिंस 80s इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। अब जो 80s के हाफ के बाद में, जो 80 का दशक था, जब 5 साल उसके कंप्लीट हुए, उसके बाद में भारत के अंदर जो इकोनॉमिकल ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगी और पॉवर्टी डिक्लाइन रेट वर्ल्ड के दूसरे देशों के मुकाबले में भारत का बढ़ गया। ओके, द ग्रोथ रेट जंप्ड फ्रॉम एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% ईयर इन 1970 टू 6% ड्यूरिंग 1980 एंड 1990। देखें, जो पॉवर्टी डिक्लाइन होने का रेट 1970 के अंदर 3.5 था, तो 1980 और 1990 में कितना हो गया? 6%, है ना। 1970 में कितना था? 3.5% पॉवर्टी डिक्लाइन होने का रेट। तो 1980 और 1990 में कितना हो गया? 6%। ओके, द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। इस तरीके से पॉवर्टी घटने लगी भारत के अंदर हर वर्ष। देयरफॉर इट इज बिकम क्लियर दैट देयर इज अ स्ट्रांग लिंक बिटवीन इकोनॉमिकल एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो अब हमें ये बिल्कुल यहाँ से मालूम पड़ गया है कि जैसे जैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी वैसे वैसे पॉवर्टी घटेगी, लोगों को मौके मिलेंगे। इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो इस तरीके से पॉवर्टी घटेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ widens opportunities and provides the resources needed to invest in the human development. This is encourage people to send their children, including the girl child, to schools and hope for getting इकोनॉमिकल रिटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन। देखें, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी
इकोनॉमिकल ग्रोथ के बाद में कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी है वो घटेगी। अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगा है, अब लोग क्या करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाएंगे, इवन गर्ल चाइल्ड को भी स्कूल पहुंचाएंगे। और जब वो स्कूल पहुंचा रहे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका रिटर्न इनको बाद में मिलेगा। However, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunity created by economical growth. However, growth in the agriculture sector is much below expectation. This has a direct bearing on the poverty as a large number of poor people live in the villages and dependent on agriculture. देखिए, अब यहाँ से कुछ लोगों ने अपनी पॉवर्टी घटाई जब इकोनॉमिकल ग्रोथ भारत में होना शुरू हुई, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इसका डायरेक्ट एडवांटेज नहीं लिया। जैसे जो एग्रीकल्चर करने वाले या ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में उन्हें पता ही नहीं था कि कहाँ पर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लग रही है या कहाँ पर कौन सा प्लांट लग रहा है, हमारे पास में जो एजुकेशन लेवल है उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सा जॉब मिलना चाहिए। तो लेक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण भी ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई, ज्यादातर ये विलेजेस के अंदर इस टाइप से हुआ। ओके, तो अब इसके जो बाकी के जो सर्कमस्टेंसेस है एंटी पॉवर्टी मेजर्स के, गवर्नमेंट ने किस तरीके से पॉवर्टी के मेजर्स वगैरह लिए, और उसके अलावा किस तरीके से और ज़्यादा पॉवर्टी को रिमूव किया गवर्नमेंट ने, रूरल एरियाज के अंदर क्या मेजर लिए, अर्बन एरिया में क्या मेजर लिए, वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।